मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का आज 100वां जन्मदिन है और आज वो अपनी मां से मिलने के लिए गुजरात दौरे पर रहेंगे। गांधीनगर में वो अपने मां से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान में भी शामिल होंगे और इसके साथ कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। पावागढ़ में महाकाली मंदिर में दर्शन करेंगे। आपको बता दें 2 दिन के गुजरात दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये तस्वीरें आज सुबह की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। आपको बता दें वडोदरा में आज गुजरात गौरव रैली का भी आयोजन किया गया है, उसमें वो शिरकत करेंगे। पावागढ़ में महाकाली मंदिर के दर्शन करेंगे। तो आज सुबह की शुरुआत उन्होंने अपने मां की मुलाकात के साथ की है। आपको बता दें 100वां जन्मदिन है, 100 साल की हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां और ऐसे में वो अपने मां से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से गाड़ी से वो उतरे, उनके हाथ में एक गुलदस्ता भी नजर आया। आपको बता दें इससे पहले भी जब वो गुजरात दौरे पर थे तब वो अपनी मां से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और आज उनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ मिशन गुजरात भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई परियोजनाओं का आज वो शिलान्यास करने जा रहे हैं और इसके साथ ही पावागढ़ जो कि बेहद प्रसिद्ध मंदिर है महाकाली का, वहां पर आज जाकर के दर्शन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिन के गुजरात दौरे पर है और आज का दिन बेहद खास क्योंकि वो आज अपनी मां से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का आज 100वां जन्मदिन है और उसको खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मां के घर पहुंचे। और अब बात करेंगे अग्निपथ की अग्नि परीक्षा की। जी हां, 13 राज्यों तक अग्निपथ योजना के विरोध की आग पहुंच गई है। प्रदर्शनकारियों ने 2 दिनों में 12 ट्रेनों में आग लगा दी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और तेलंगाना में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है उपद्रव। प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनों को फूंक दिया। आंदोलन के कारण पूरे देश में करीब 300 ट्रेनें प्रभावित है और उसके साथ पूरे देश में करीब 35 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि रेलवे की संपत्ति को आप नुकसान ना पहुंचाए। इसके साथ ही जानकारी यह भी मिल रही है कि सेना के अधिकारियों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिलेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर के चर्चा होगी। प्रदर्शन में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ सेना में भर्ती के लिए बनाई गई जो अग्निपथ योजना में सरकार की तरफ से एज लिमिट थी उसे बढ़ा भी दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों की कि किस तरह यहां पर उपद्रवियों ने जमकर उग्र प्रदर्शन किया है। 13 राज्यों तक अब हम देख रहे हैं कि विरोध की आग पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि किस तरह से कल ग्वालियर और इंदौर में, माफ कीजिएगा, ग्वालियर में परसों हमने देखा कि उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। बलिया उत्तर प्रदेश की तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पर ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और तेलंगाना, यहां पर सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन देखा गया है। इसके साथ बताया जा रहा है कि करीब 35 ट्रेनें फूंकी गई है और 300 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित मानी जा रही हैं। बेगूसराय की ये तस्वीरें, बिहार का बेगूसराय जिला, यहां पर जो उग्र छात्र थे उन्होंने रेलवे स्टेशन में भी काफी उग्र प्रदर्शन किया, वहां पर भी आगजनी की, रेलवे ट्रैक को भी उखाड़ने की कोशिश की गई। रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यहां पर उग्र आंदोलन किया गया है। आपको बता दें आंदोलन के कारण करीब 300 ट्रेनें प्रभावित हुई है। पूरे देश में करीब 35 ट्रेनें रद्द कर दी गई है और 13 को कुछ समय के लिए रद्द किया गया है। बिहार के लखीसराय की तस्वीरें आप देखिए, अमूमन हर जिले में कुछ ऐसी ही तस्वीरें। बताया जा रहा है कि बिहार का एक बड़ा हिस्सा इस आग की चपेट में है। इसके साथ अगली तस्वीर बिहार के समस्तीपुर की, वहां पर भी उपद्रवियों ने कुछ ऐसा ही प्रदर्शन किया। आप देखिए किस तरह से ट्रेनों को फूंक दिया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब आप देश की रक्षा करने के लिए सेना में जाना चाहते हैं तो फिर सेना के प्रावधान को, किसी योजना के प्रावधान को अगर आप बदलवाना चाहते हैं तो फिर इस तरह का आंदोलन, इस तरह का प्रदर्शन क्यों? शांतिपूर्ण तरीके से भी सरकार से बातचीत करके भी हल निकाला जा सकता था, लेकिन इसे राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। माना जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों ने भ्रम फैलाया, भड़काया जा रहा है। ऐसे में IBC 24 आपसे अपील करता है कि आप किसी भी तरह के अफवाह में ना आए, भ्रमित ना हो।
और अब यात्रीगण कृपया ध्यान दें। जी हां, देश में पैदा हुई बिजली संकट से निपटने के लिए पहले ही छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली करीब 3 दर्जन ट्रेन कैंसिल है। यही नहीं, अग्निपथ योजना के विरोध के चलते जारी हिंसा और नागपुर मंडल में रेल लाइन के काम ने प्रदेश की रेल यात्रियों की मुसीबत फिर से बढ़ा दी है। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद भड़की हिंसा के चलते छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली गोंदिया बरौनी, दुर्ग राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस, पटना बिलासपुर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा नागपुर मंडल में जारी तीसरी रेलवे लाइन के काम के चलते 4 लोकल और 14 एक्सप्रेस ट्रेन भी रद्द कर दी गई हैं। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें ऑटो सिग्नलिंग सहित कई नॉन इंटरलॉकिंग काम किए जाने हैं। इसके चलते 20 और 21 जून के बीच चलने वाली 18 ट्रेनें रद्द रहेंगी। रद्द होने वाली ट्रेन में दुर्ग गोंदिया, गोंदिया दुर्ग, गोंदिया इतवारी, इतवारी गोंदिया, कोरबा इतवारी, इतवारी कोरबा, बिलासपुर इतवारी अप एंड डाउन, रीवा इतवारी अप एंड डाउन, सिकंदराबाद रायपुर, रायपुर सिकंदराबाद, तिरुनवेली बिलासपुर, पुरी अजमेर, अजमेर पुरी, टाटानगर इतवारी के साथ ही कई ऐसी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही 20 और 21 जून के बीच मुंबई गोंदिया विदर्भ, गोंदिया मुंबई, कुर्ला गोंदिया और गोंदिया कुर्ला ट्रेन बीच रास्ते में ही समाप्त कर दी जाएंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, पहले हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग कारणों के चलते कोयला संकट के बीच मालगाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी आवाजाही के लिए दर्जनों ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया था और अब एक बार फिर से ये मार पड़ी है रेल यात्रियों के लिए। 3 दर्जन ट्रेनें फिर से कैंसिल हो गई। छत्तीसगढ़ वासियों पर इसका कितना असर, और रेलवे विभाग कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है क्या यात्रियों के लिए? देखिए, ये कुल मिलाकर जो मौजूदा स्थिति बनी है, ये रेलवे की लापरवाही का ही नतीजा है, मिस मैनेजमेंट या मिस प्लानिंग का उसका नतीजा है। क्योंकि तीसरी लाइन का काम बहुत पहले चालू हो चुका था और वो ज़रूरत है उसकी महसूस की जा रही है। जब आप कोयला संकट देखा जा रहा है, कोयला गाड़ियों को दौड़ाने के लिए जगह नहीं है, और यदि ये समय पे तीसरी लाइन का काम पूरा हो जाता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। तो पहले ही कोयला गाड़ियों के लिए कई ट्रेनों को, 36 ट्रेनों को कैंसिल किया गया था और अभी फिर वापस अब तीसरी लाइन का बचे हुए काम को पूरा करने के लिए जो गोंदिया से कलमना खंड है वहाँ पर जोड़ने के लिए, मेन लाइन से जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए दर्जनों ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। तो दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सबसे सस्ता और सुलभ साधन माना जाता है रेलवे यहाँ। और सबसे बड़ी बात है मिस प्लानिंग इसीलिए है क्योंकि लोग 2-2 महीना 3-3 महीना पहले वेटिंग में रह के लाइन में रख के टिकट करा लेते हैं, कंफर्म टिकट कराते हैं, और अचानक से उनका पूरा प्रोग्राम अब चेंज करना पड़ता है और फिर से कंफर्म टिकट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ये एक बड़ी परेशानी यात्रियों के लिए है और रेलवे को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा कि वो प्लानिंग करें तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें और उसको समयबद्ध प्लानिंग के हिसाब से काम किया जाए, ताकि यात्रियों को कम से कम दिक्कत हो बल्कि उनको ज़्यादा सुविधा मिले। बिल्कुल स्टार, उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि पहले जो ट्रेनें रद्द थी या कैंसिल थी, आगे चल करके थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी, वो ट्रेनें फिर से ऑन ट्रैक आएंगी, लेकिन एक बार फिर से रेल यात्रियों के ऊपर ये भारी मुसीबत है। शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। तो ऐसे में IBC 24 आपसे अपील करता है कि अगर आपका भी इन ट्रेनों में रिजर्वेशन है तो आप इन ट्रेनों को चेक करके ही आप घरों से निकलिए, वरना आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं ACB की बड़ी कार्रवाई की। जी हाँ, बड़ी खबर आपको कोंडागांव से बता दें, ACB ने 3 रिश्वतखोर अधिकारियों को पकड़ा है। सिंचाई विभाग के EE RB सिंह घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। SDO RB चौरसिया और SED के आर्या पर भी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार से 24 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। 1 करोड़ 11 लाख रुपए का बिल पास करने के लिए रकम मांगी थी। पहली किश्त में 1,30,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों इनकी गिरफ्तारी हुई है। SDO के घर पर ACB की टीम ने यह दबिश दी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रकाश से। प्रकाश, 3 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। ACB की बड़ी कार्रवाई, कैसे ACB को सूचना मिली कि ये लोग घूस ले रहे हैं? जी, ठेकेदार ने ACB को सूचना दिया था कि
जल संसाधन विभाग के अधिकारी लोग लगातार मेरे बिल भी नहीं बना रहे और पैसा का डिमांड कर रहे हैं। हाँ। और ठेकेदार के द्वारा 1,11,00,000 रुपए का काम किया गया था, जिसके एवज में 24 लाख रुपए का मांग किया जा रहा था और ठेकेदार अपने बिल बनाने के लिए परेशान था। इसी बीच सब इंजीनियर के द्वारा ये कहा गया कि तुम पहला किस्त दे दो, उसके बाद मैं बिल बनाना चालू कर दूंगा। ये इसके बाद ठेकेदार ने क्या किया कि एसीबी को सूचना दिया और सुनियोजित तरीका से कल जैसे ही देर शाम को पैसा देने एसडीओ के घर पहुंचा, उसी दौरान एसीबी की टीम ने दबिश दिया और देर रात तक लगभग 12 से 1 बजे तक लगातार यह कार्रवाई चलता रहा। और अभी का अपडेट पता नहीं, लेकिन पूरी रात कार्रवाई चलता रहा और कोंडागांव जिले के लिए सबसे बड़ी कार्रवाई है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए प्रकाश। तो यहाँ कोंडागांव में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। इसी तरह भोपाल में भी एक रिश्वतखोर अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग के उप महाप्रबंधक विशाल उपाध्याय ने एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत लोकायुक्त की गई। उसके बाद लोकायुक्त की टीम ने आरोपी अधिकारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने प्रार्थी से फाइल पर कार्रवाई करने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। आपको बता दें, राजधानी भोपाल में लोकायुक्त संगठन की 3 दिन के अंदर ये दूसरी बड़ी कार्रवाई रही। और अब बात भोपाल में हुए दर्दनाक हादसे की। भोपाल के अयोध्या नगर में भाई बहन के खदान में डूब जाने से मौत हो गई और मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल 5 साल की मासूम निशिका खेलते समय खदान के गड्ढे में भरे पानी में गिर गई। उसे बचाने के लिए 7 साल का बड़ा भाई अतुल भी पानी में कूद गया और बच्चे को डूबता देख मां ने भी छलांग लगा दी। पानी में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। दोनों बच्चे जो है वहाँ पर कंचन खदान जहाँ पे ये रहते हैं उस जगह डूबने से डेथ हुई है। मूलतः एक्सीडेंटल है मैटर, दुर्घटना एक तरह से हुई है। और क्योंकि खदान का पानी भरा हुआ है, फेंसिंग लगी हुई है, ये छोटे बच्चे वहाँ रूटीन में खेलते रहते हैं। चलिए बढ़ते आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश के रीवा की। रीवा और सीधी में हुए सोलर लाइट खरीदी घोटाले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि घोटाले के दोषी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की मंजूरी क्यों नहीं दी जा रही है। दरअसल विंध्य विकास प्राधिकरण ने रीवा और सीधी जिले में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए बड़े पैमाने पर खरीदी की थी, लेकिन इसमें नागपुर की एक निजी कंपनी से साठगांठ करके सोलर स्ट्रीट लाइट बाजार से दुगने दाम पर खरीद ली गई थी। अब मामले में हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। जांजगीर चांपा के पिरहित में बच्चे राहुल साहू के बोर में गिरने की घटना के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में अनुपयोगी और ओपन बोरवेल को तत्काल ढकवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर अनुपयोगी बोरवेल, ग्रेबल पैक बोरवेल, सामान्य बोरवेल, नवीन नलकूप खनन, रिंगवेल और ओपन वेल की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के संबंध के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अनुपयोगी बोरवेल्स को किसी भी स्थिति में खुला ना छोड़ा जाए। बोरवेल फेल होने की स्थिति में बोरहोल अथवा गड्ढे को तत्काल मिट्टी, रेत, पत्थर से भरकर सतह को पहले की ही तरह समतल और ठोस किया जाए। साथ ही सभी सूखे नलकूपों पर अनिवार्य रूप से सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक बनाया जाए और स्थल को सुरक्षित किया जाए। तो सरकार तो ये पहल कर ही रही है, इसके साथ ही आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर अपने आसपास आप कोई खुला बोर देखते हैं तो आप उसे जरूर ढांकें या फिर उसको पाट दें। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश निकाय चुनाव की। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे। इंदौर और जबलपुर के प्रत्याशी भी नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो आज नामांकन की अंतिम तिथि आज 18 जून है और आज आखिरी तिथि होने के नाते माना जा रहा है कि जितने भी वो प्रत्याशी जिन्होंने अब तक नामांकन दाखिल नहीं किया है, आज सभी ईसी के ऑफिस पहुंचेंगे और फिर उसके बाद नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा भी आज इंदौर और जबलपुर के प्रत्याशी जब नामांकन दाखिल करने जाएंगे तो उनके साथ मौजूद रहेंगे।
मध्य प्रदेश की ओबीसी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट अब 5 राज्यों के लिए नजीर बन गई है, जिसे समझने के लिए जल्द ही महाराष्ट्र, गुजरात समेत कुल 5 राज्यों के अधिकारियों का एक दल भोपाल आने वाला है। दरअसल इन राज्यों के अफसर मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग से संपर्क करेंगे और ओबीसी आरक्षण के लिए जरूरी रिपोर्ट तैयार करने के तरीके को समझेंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का पेच फंसा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट नहीं कराए जाने पर 10 मई को बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने के निर्देश दे दिए थे, लेकिन सरकार की मॉडिफिकेशन रिट पर कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को मान्य करते हुए बीते 18 मई को ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की अनुमति दे दी थी। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने 5 महीने में पंचायत, जनपद, जिला पंचायत के साथ ही निकायों की वोटर लिस्ट का सर्वे किया और रिपोर्ट बनाई, जिसके लिए साल 2009 और 2014 में हुए पंचायत निकाय चुनाव में जीतने वाले ओबीसी वर्ग के प्रत्याशियों के आंकड़ों को आधार बनाया गया। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान चाहते थे मध्य प्रदेश के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही हों। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार ने और पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो आंकड़े दिए थे उनको स्वीकार किया। अब यदि दूसरे राज्य उसको मॉडल मानकर उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो ये तो मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपनी टिप्पणी दी है ओबीसी आरक्षण को लेकर कि मध्य प्रदेश सरकार ट्रिपल टेस्ट में फेल हुई है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अन्य राज्य क्या इस फेलियर का अध्ययन करने आ रहे हैं, या ट्रिपल टेस्ट में क्या खामियां रहीं उसका अध्ययन करने आ रहे हैं, या झूठे आंकड़ों की जो बाजीगरी हुई वो सीखने आ रहे हैं। बिलासपुर की जनता बिजली की लचर व्यवस्था से परेशान है। आए दिन शहर में ब्रेक डाउन, बिजली कटौती की जा रही है और इसको लेकर पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, मेयर और कांग्रेस नेता संभागीय विद्युत मुख्यालय तिफरा पहुंचे, जहां उन्होंने बिलासपुर के कार्यपालन निदेशक से मुलाकात कर अपनी शिकायतें बताई। मेयर का कहना है कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सब स्टेशन और ट्रांसफार्मर की कमी है, बिजली बिल सुधारने और वार्ड स्तर पर शिविर लगातार समस्याओं को दूर करने की जरूरत है। कांग्रेस नेताओं की मांग पर विद्युत अधिकारियों ने शिकायतें जल्द दूर करने, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और ट्रांसफार्मर और सब स्टेशनों में आने वाली अड़चनों को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि वो शिफ्ट में काम करेंगे। तो मैंने आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में इस स्थान को देख करके नगर निगम के द्वारा अगर ज़मीन संभव हो सकेगा तो हम उपलब्ध कराएंगे ताकि यहाँ पर और सब स्टेशन बन जाए। बिजली आपूर्ति हो रही है, पानी गिरने के कारण या आंधी आने के कारण जो मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है उसको ठीक करने का प्रॉब्लम, उसके लिए भी अपना आदमी बढ़ा रहे हैं, वर्किंग हैंड्स बढ़ा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी उसका समाधान हो सके। ये प्री मानसून और पोस्ट मानसून 2 तरह का मेंटेनेंस होता है, तो अभी ये प्री मानसून का मेंटेनेंस चल रहा था, उसके कारण से प्लांट शटडाउन लिया जाता है और 3-4 घंटे का एक पर्टिकुलर लाइन को बंद किया जाता है। पिछले 5 महीने से अपनी मांगों को लेकर नवा रायपुर प्रभावित किसान संघ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। बरसात में भी आंदोलन जारी रहे, इसके लिए किसानों ने कया बांधा में वाटरप्रूफ पंडाल तैयार किया था, लेकिन प्रशासन ने जेसीबी से पूरे पंडाल को गिराकर जगह खाली करा लिया, जिसके चलते करीब 200 की संख्या में आक्रोशित किसान एनआरडीए दफ्तर पहुंचे और दफ्तर के अंदर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद प्रशासन ने वहां से भी किसानों को हटा दिया। इस दौरान विरोध कर रहे कई किसानों को हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले में राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया। टिकैत ने कहा कि वो जल्द रायपुर आएंगे, जहां से धरना स्थल खाली कराया है वहीं धरना दिया जाएगा। जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल और पंजाब के लुधियाना जिले की पुलिस ने 2 गैंगस्टर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। दोनों गैंगस्टर बिलासपुर के रहने वाले हैं, जिनका ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। पुलिस की पूछताछ में गैंगस्टर्स नए खुलासे कर रहे हैं। गैंगस्टर्स के पास 25 बैंक अकाउंट मिले हैं, जिसमें से 5 बैंक खातों में 11,76,000 रुपए मिले हैं। पंजाब पुलिस से मिले इनपुट के बाद रायपुर पुलिस ने भी देर शाम तक बिलासपुर के साथ ही रायपुर के कुछ बैंकों में दबिश दी और उसके बाद 7 बैंक अकाउंट ढूंढ निकाले। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि इन सभी बैंक खातों को इनके खाता धारकों से 2-2 हजार रुपए महीने के एवज में किराए पर लिया जाता था। पुलिस के मुताबिक इन सभी जब्त बैंक खातों में भी देश भर से अवैध वसूली की रकम इन खातों में ही वो रखवाते थे। फिलहाल आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होने की भी आशंका है। शक्ति और अफजल के बारे में
जानकारी मिली थी कि ये दोनों जो है कुछ एक्सटॉर्शन का काम कर रहे हैं। हम लोगों को उनके 2 नए नंबर्स मिले थे और उनका लोकेशन चूंकि दिल्ली में आ रहा था, तो हम लोगों ने इन नंबरों की जानकारी पंजाब पुलिस के साथ शेयर कर दी थी, जिस पर पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से उन दोनों को दिल्ली में गिरफ्तार किया। अभी बिलासपुर के रहने वाले हैं। वो यहाँ पर जब रह रहे थे तो वो 7 अकाउंट यूज करते थे पैसे लेने के लिए। उन 7 अकाउंट की जानकारी हम लोगों ने अभी पंजाब पुलिस के साथ शेयर कर दी है, जिस पर वो आगे की कार्रवाई करेंगे। और अब बात सरकार के नेक पहल के। दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित 4 महीने के सिद्धार्थ का इलाज अब छत्तीसगढ़ सरकार कराएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिद्धार्थ के पिता रतनलाल यादव के ट्वीट का जवाब देते हुए अफसरों को तत्काल आवश्यक प्रबंध के निर्देश दिए हैं। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के विकासखंड पलारी के गांव गबोद के रहने वाले रतनलाल यादव ने मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट पर टैग करते हुए पोस्ट किया था। उन्होंने 4 महीने के बच्चे के दिल की बीमारी का जिक्र करते हुए मदद मांगी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने रिप्लाई दिया और कहा कि बच्चे के इलाज की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ सरकार की है। आप निश्चित रहे वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित हो, इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। इंदौर जिला कोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाए। दरअसल इंदौर का रहने वाला एक शख्स पेशे से इंजीनियर है, लेकिन रात में सोने से पहले महिलाओं की तरह श्रृंगार करता है और अपनी पत्नी से दूरी बनाए रखता था, जिसको लेकर पीड़िता ने जिला कोर्ट में गुहार लगाई, जिस पर जिला न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पति को पीड़ित पत्नी को भत्ता देने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पति को जब से केस दर्ज करवाया है तब से लेकर अब तक 30,000 रुपए प्रति महीने से हिसाब से भत्ता देना होगा। जानकारी के मुताबिक इंदौर की रहने वाली पीड़िता की शादी 29 अप्रैल साल 2018 को आरोपी इंजीनियर से भी हुई थी और शादी के बाद से ही आरोपी पति और उसके परिवार पीड़िता को प्रताड़ित करते आ रहे थे। अप्रैल को महालक्ष्मी नगर निवासी इंजीनियर युवक प्रवर्तित नाम दिलेश्वर से हुई थी। शादी के बाद में ही महिला समरूपी श्रृंगार करता है और मुझे प्रताड़ित करता है और उसका मेरे में किसी प्रकार की रुचि नहीं। इन सब चीज़ों को सुनने के उपरांत कोर्ट ने घरेलू से महिला को संरक्षण के अंतर्गत अंतरिम आदेश देते हुए ससुराल जनों से सुरक्षा प्रदान करी है और कुटुंब न्यायालय इंदौर ने भी इसके अंतर्गत पीड़िता को 30,000 रुपये दिलाए जाने के प्रति को और ऑर्डर दिए हैं। ये पूरा और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 में लगातार जारी है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोट, मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। शुक्रिया आकांक्षा और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।